फील्ड जितना भी लिखा, हमने अब तक जितनी भी फील्ड के बारे में बात की या पोटेंशियल के बारे में बात की, अब तक हम हर जगह क्या लिख रहे थे? नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, ठीक है ना। अब स्फीयर के साथ में क्या लिख रहे थे? नॉन कंडक्टिंग। अब सिलेंडर के साथ में क्या लिख रहे थे? नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो हम सब के साथ में क्या लिख रहे थे? नॉन कंडक्टिंग कंडक्टर्स की बात, सॉरी नॉन कंडक्टिंग बॉडीज की बात कर रहे थे अब तक हम सारी, ठीक है ना। हम कंडक्टिंग बॉडीज से डील नहीं कर रहे थे, ठीक है। क्यों डील नहीं कर रहे थे? वो हमें कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ के पता चलेगी, ठीक है ना। हम अब तक जितने भी अपने एलिमेंट्स माने, जितने भी चीजों का हमने डिस्कशन किया, सब कुछ नॉन कंडक्टिंग था, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है अपना, इससे आगे का इलेक्ट्रोस्टैट से जो पिछले वाला पोर्शन था वो नॉन कंडक्टर्स के लिए था, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के लिए था। ये वाला जो पोर्शन है ये कंडक्टर्स के लिए है। और ये वाला टॉपिक कैपेसिटर्स को समझने के लिए, कैपेसिटर्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर्स पूरा का पूरा यहीं से डिराइव होता है। कैपेसिटर्स की सारी प्रॉपर्टीज वही है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कंडक्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बेटा कंडक्टर्स होते क्या है, पता है अपने को ना, कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिनमें चार्ज का फ्लो हो सकता है। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें चार्ज का फ्लो हो सकता है या जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसी बॉडीज को हम कहेंगे कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर से डील करते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ध्यान रहे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट। जब हम किसी बॉडी के अंदर, किसी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज जब रेस्ट पे है, तो उससे रिलेटेड कुछ बॉडी की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करती है। उन प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो लिख के बेटा सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखें, ठीक है। देखो जनरली हमने क्या पढ़ा है, जैसे मैं एक सॉलिड स्फीयर की बात करूं, एक सॉलिड स्फीयर की बात करूं, ठीक है ना। कंडक्टिंग स्फीयर अगर है, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉन कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होता, वहां जहां पे मैं डील कर रहा था ना फील्ड और पोटेंशियल के लिए, वहां पे अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग होता, तो ये जो चार्ज है ना, ये इसके वॉल्यूम में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। सारा का सारा चार्ज दौड़ के इसके सरफेस पे आ जाता, सारा चार्ज दौड़ के इसके सरफेस पे आ जाता, ठीक है। प्रॉपर्टी है भाई कंडक्टर्स की, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? चार्ज सरफेस पे क्यों आ जाता है, ठीक है। तो इससे पहले हम एक प्रॉपर्टी को और डील करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी अपने को क्या कहती है, लिखे बेटा, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, दिख नहीं रहा, छोटा लिख दिया जाता ना, चलो लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन वॉल्यूम, total electric field within volume of a conductor, total electric field within volume of a conductor is zero, is zero. Total electric field within volume of a conductor is zero, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है बेटा, कि आप एक नोट करें एक बार, ठीक है बेटा। अब इस चीज का मतलब क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं, अपन समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर, किसी भी कंडक्टर के वॉल्यूम में, मान लो कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप एंड साइज का हो, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगी ये प्रॉपर्टी, कोई भी शेप एंड साइज हो। मान लो ये अनचार्ज कंडक्टर आपने यहाँ पे रख दिया, अनचार्ज, और इसके आसपास यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ पे हमने एक
पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज सारा इस कंडक्टर का इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सारा इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है ना। पढ़ाया ना ये तो इंडक्शन से कि अपोजिट चार्ज ये सारा इधर खींच लेगा, तो जब ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव इधर इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके अंदर कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर एक फील्ड जनरेट होगा, कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर एक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। क्लियर, एक फील्ड ये ले लो बेटा, ये अंदर वाली फील्ड है, ये अंदर वाली फील्ड है। अच्छा, ये वाला चार्ज है, ये भी तो फील्ड जनरेट कर रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी तो अपनी फील्ड जनरेट कर रहा है भाई, इसकी फील्ड इस तरफ होगी, इसकी फील्ड इस तरफ होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि इधर इधर, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर टोटल जो फील्ड है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड। जो टोटल फील्ड है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटरनल फील्ड प्लस एक्सटर्नल फील्ड का वेक्टर सम, इंटरनल फील्ड प्लस एक्सटर्नल फील्ड का वेक्टर सम, ठीक है। और देखो बेटा, जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे इंड्यूस करेगा, इंडक्शन की प्रॉपर्टी है भाई, जितना चार्ज एक्सटर्नल बॉडी पे होता है उतना ही इसमें इंड्यूस होगा, ठीक है, तो उतना ही इधर इंड्यूस होगा। तो क्या हमें लग नहीं रहा कि अंदर वाली फील्ड और बाहर वाली जो फील्ड है उन दोनों फील्ड्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाला है, अंदर वाली फील्ड और बाहर वाली फील्ड, इन दोनों फील्ड्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। लेकिन डायरेक्शन देखें, आप कंडक्टर के अंदर देखें, एक फील्ड इस तरफ है, एक फील्ड इस तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल बट साइंस दोनों के अपोजिट। तो टोटल फील्ड विद इन द कंडक्टर क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टर के वॉल्यूम में टोटल फील्ड क्या आएगा, 0 हरदम, ठीक है ना। मैं शेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंडक्टर्स की, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अंदर से खाली है, अंदर से खाली नहीं है, इसके पूरी वॉल्यूम में मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना सोच ले कि सिर्फ बाउंड्रीज बाउंड्रीज पे मटेरियल है और अंदर से खाली है, जी नहीं, मैं कंप्लीट बॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये स्पेशल केस है, इसको हम डील करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंडक्टर विद कैविटी। ये कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है ये, इसके वॉल्यूम में भी मटेरियल भरा हुआ है थ्रू आउट, ठीक है। तो अगर कोई भी आप सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी ले देते हैं तो उसके वॉल्यूम के अंदर हरदम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। आज के बाद आप सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की अगर कोई बात कर ले, नॉन कंडक्टिंग नहीं, कंडक्टिंग स्फीयर, और पूछे इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो बताओ उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या होगी बेटा, अगर कंडक्टिंग है तो हर पॉइंट पे फील्ड 0 होने वाली है, नो डाउट, कुछ नहीं सोचना। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके वॉल्यूम में फील्ड 0 होगी, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट समझ आया बेटा, हाँ जी, हाँ या ना, समझ आ गया बेटा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे पहुंचते हैं, इसी से रिलेटेड है बेटा सेकंड पॉइंट भी, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट अपने को क्या कह रहा है कि भाई कंडक्टर के वॉल्यूम में ना फील्ड 0 है, कंडक्टर के वॉल्यूम में फील्ड 0 है, ठीक है। तो आप जरा हम सेकंड पॉइंट पे आए। सेकंड पॉइंट, आपको कोई भी कंडक्टर दिया किसी भी शेप एंड साइज का, एक बात हमें ये पता चल गई, चाहे इस पे कितना भी चार्ज क्यों ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी क्यों ना हो, हमें कोई मतलब नहीं है, इसके वॉल्यूम में थ्रू आउट द वॉल्यूम फील्ड क्या है, 0, थ्रू आउट द वॉल्यूम फील्ड 0 है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट पे मान लो आप फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप जरा गॉस लॉ अप्लाई करें, एक गॉस लूप ड्रॉ किया आपने, गॉसियन लूप ड्रॉ किया बेटा इस पॉइंट से पास होने वाला, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए मैं क्या लिखता हूं, E डॉट dA का इंटीग्रल इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सॉलिड बॉडी थी, चार्ज मैंने पूरे वॉल्यूम को दिया, ठीक है, लेकिन पहली प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है कि इसके वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, ये पॉइंट वॉल्यूम के अंदर है तो फील्ड 0,
अगर फील्ड जीरो तो मुझे क्या मिल गया, Q एनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इसकी वॉल्यूम में कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, जीरो। आप यहां तक इसके सरफेस के जस्ट पास भी कोई गॉसियन लूप ड्रॉ करेंगे तो उससे भी आपको क्या पता चलेगा कि इस पूरे वॉल्यूम में कोई चार्ज है ही नहीं। Q एनक्लोज्ड हरदम क्या आएगा, जीरो आएगा Q एनक्लोज्ड, अगर वॉल्यूम में फील्ड जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि किसी कंडक्टर में आप एक कंडक्टर को कितना भी चार्ज क्यों ना दे दो, सारा का सारा चार्ज दौड़ के उसके सरफेस पे चला जाएगा, उसके वॉल्यूम में कभी भी चार्ज नहीं रुकने वाला। जितना मर्जी चार्ज दे दो, किसी भी शेप की हो बॉडी, किसी भी साइज की हो, जितना भी चार्ज दोगे सारा चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहां पे रिजाइड करेगा, सरफेस पे रिजाइड करेगा, और वो भी आउटर सरफेस पे। चार्ज ऑलवेज ट्राई टू रिजाइड ऑन आउटर सरफेस, क्योंकि सरफेस दो होंगे ना, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे रिजाइड करेगा चार्ज एटम। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चार्ज हरदम कंडक्टर के सरफेस पे रहेगा, उसके वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे रहेगा। तो इसका मतलब समझे गया, वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, जीरो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के लिए, हम कंडक्टर्स के लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन नहीं करते। अब तक हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज हमने पढ़ी है, उनमें डेफिनेटली हमने पढ़ा है भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेकिन कंडक्टिंग बॉडीज के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो होगी और सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉन जीरो होगी। ओनली फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टिंग बॉडीज के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो, सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉन जीरो, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चार्ज है ही नहीं, वॉल्यूम में कोई चार्ज ही नहीं है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो आएगा। चार्ज सारा का सारा कहां पे रहता है, सरफेस पे, तो इसलिए सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। कंडक्टर्स के लिए हम सिर्फ सिग्मा से डील करेंगे, रो का हमारा कोई लेना देना नहीं है, रो रोएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े बेटा। चलिए थर्ड पॉइंट, सारे पॉइंट्स इंटररिलेटेड हैं, सारे के सारे पॉइंट्स इंटररिलेटेड हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया तो बाकी सारे अपने आप समझ आते जाएंगे। थर्ड पॉइंट, अब बेटा दो चीजें पता चल गई कि अंदर फील्ड जीरो, सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा, वो भी आउटर सरफेस पे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा, मैं इसके सरफेस से, कंडक्टर के सरफेस से, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, कोई पॉइंट है सी, ये कोई पॉइंट है डी। ठीक है, अगर मैं किसी चार्ज को, एक्सटर्नल चार्ज को यहां से उठा के यहां ले जाऊं, या यहां से यहां लेके आऊं, या यहां से यहां लेके आऊं, या यहां से यहां, आप किसी भी एक्सटर्नल चार्ज को कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर अगर मूव कराते हैं तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों, अभी अभी हमने कहा कि भैया कंडक्टर के वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, E इंटू डी, डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो डेल्टा वी भी क्या आएगा, जीरो। कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर, मैं सिर्फ वॉल्यूम की अगर बात करूं, वॉल्यूम के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पूरे वॉल्यूम में,
0, तो मैं क्या कह सकता हूं, कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। और यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, वॉल्यूम में पोटेंशियल कितना होगा, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा। जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल वॉल्यूम में होगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, कंडक्टर का सरफेस और उसका वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल है, यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, उसकी सरफेस का और उसके वॉल्यूम का। इसके सरफेस पे भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इसके सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। चाहे आप किसी भी पॉइंट पे बात कर ले, तो आप किसी चार्ज को यहां से यहां लेके जाए, यहां से यहां लाए, क्योंकि डेल्टा वी तो 0 है, तो वर्क डन हरदम क्या आएगा, 0 आएगा। वर्क डन विल बी 0। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट नोट डाउन करें, कंडक्टर सरफेस एंड वॉल्यूम, conductor surface and volume are equipotential surface and volume are equipotential surface and volume। कंडक्टर का जो सरफेस है, सारे सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा और इसके वॉल्यूम में भी थ्रू आउट पोटेंशियल सेम रहेगा। और वॉल्यूम का पोटेंशियल किसके इक्वल रहेगा, पोटेंशियल ऑफ सरफेस। ठीक है ना, तो एक पॉइंट और लिख लें, पोटेंशियल इनसाइड द वॉल्यूम इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सरफेस। बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं हम ये प्रॉपर्टी। वॉल्यूम के अंदर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना पोटेंशियल सरफेस पे है। ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम। क्लियर भाई, सभी को ये बात समझ आई? चलिए आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट लिखे बेटा, पॉइंट नंबर 4। मैं बोल रहा हूं, आप लिख ले, फिर समझाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the surface of conductor, just outside the surface of a conductor is always positive, perpendicular to surface of conductor, is always perpendicular to surface of conductor। ठीक है, इसका मतलब कंडक्टर के जस्ट बाहर की बात कर रहा हूं मैं, आगे दूर की बात नहीं कर रहा। जस्ट बाहर यानी कि जस्ट आप यहां पे देखोगे ना, तो फील्ड लाइंस जो होंगी ना, हर पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, हर पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी फील्ड लाइंस एट एवरी पॉइंट। ठीक है ना, जस्ट आउटसाइड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस, electric field just outside the surface is always perpendicular to surface। वो हरदम सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, समझ आया बेटा? मतलब इसके परपेंडिकुलर ही ओरिजिनेट होगी। अगर नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, तो फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होती, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की फील्ड इनकमिंग होती है। हर पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर। ठीक है, जस्ट आउटसाइड की बात कर रहे हैं, दूर की बात नहीं कर रहे। दूर जाके कैसे भी हो सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो जस्ट आउटसाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये हो गया अपना। फिफ्थ पॉइंट लिखें। फिफ्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो बेटा हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, इनका दो फायदा है। एक तो क्या है कि अपने को प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करेंगे, दूसरा एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम जो बातें कर रहे हैं ना, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं नीट में ज्यादातर।
ठीक है ना। जेई वाले तो हालांकि सवाल ही पूछते हैं, लेकिन नीट वाले कई बार लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से, ठीक है ना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना, मैं किसी भी शेप एंड साइज का कोई भी कंडक्टर ले लूं, अगर कोई भी कंडक्टर ले लें अपन किसी भी शेप एंड साइज का, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, मान लो बेटा इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो बेटा कहीं पे सरफेस स्ट्रेट है, कहीं पे थोड़ा सर्कुलर है, कहीं पे ज्यादा शार्प है ना, कहीं पे ज्यादा शार्प है, यहाँ पे देखो ज्यादा शार्प है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना रहा है। तो हो सकता है हर पॉइंट पे जो अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि सरफेस अलग अलग तरह का है हर जगह पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपनी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है अपने को कि सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहता है एकदम थ्रू आउट द सरफेस, सिग्मा इंटू आर इज कांस्टेंट, सिग्मा इंटू आर इज कांस्टेंट, ठीक है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इस बॉडी के लिए तो आप रेडियस डिफाइन कर ही नहीं सकते भाई, ये तो हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स है ना इसके, ठीक है। तो जरा रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, सुना है भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10th क्लास तो पढ़ के आए हैं सब, सुना होगा कभी इसका नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर का, हाँ जी सुना है, यस सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, ये इसको इंस्टेंटेनियस रेडियस भी बोल देते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेडियस भी बोल देते हैं इसको, और इंस्टेंटेनियस रेडियस, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब बेटा, मान लो आप यहां पे हो, आप इस जगह से डील कर रहे हो, तो यहां पे आपको हल्का सा कर्व दिख रहा है बेटा, हल्का सा कर्व दिख रहा है, अगर मैं इस कर्व को कंप्लीट करना चाहूं तो ये कर्व भी किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा रहा होगा, कोई भी छोटा सा कर्व किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा रहा होगा। जैसे यहां पे हम आए, एक कर्व आपको ये दिखा, तो ये कर्व भी किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा रहा होगा, ठीक है। जितना शार्प कर्व उतना ही छोटा सर्कल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बड़ा सर्कल बनेगा इसका, ये किसी बड़े सर्कल का हिस्सा रहा होगा, ठीक है। यानी कि जितने भी इसके कर्व्स हैं, जितने भी कर्व्स हैं वो किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा रहे होंगे, किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा रहे होंगे, किसी ना किसी सर्कल का पार्ट रहे होंगे, ठीक है। तो देखो मैं सिर्फ दो से डील करता हूं बेटा, इस सर्कल का जो रेडियस होगा ना वो कहलाएगा इसका, इस पॉइंट का, इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, इस सर्कल का जो रेडियस होगा ना वो इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, इसका हम मान लेते हैं r2, इसका हम मान लेते हैं r2, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि बेटा सिग्मा और r का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, सिग्मा और चार्ज का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा 1 r1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 r2 एंड सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू r2 बाय r1 इज इक्वल टू r2 बाय r1। और अगर मैं सिग्मा 1 को लिखना चाहूं तो ये क्या आएगा, r2 बाय r1 इंटू सिग्मा 1, सिग्मा 2 सॉरी इंटू सिग्मा 2, ठीक है। दोनों ही पॉइंट्स बेटा, आपको दो डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज अगर दी हुई है, आपको कह दे कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ये है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ये है, तो आप दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स का रेशियो दिया हुआ है तो आप इनकी चार्ज डेंसिटीज का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग यहां पे देखिए बेटा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू r2 बाय r1, r2 बाय r1, यहां हमें साफ साफ दिख रहा है बेटा
R2 R1 से छोटा है, R2 R1 से छोटा है, तो ये वाली टर्म क्या आएगी बेटा, सिग्मा 1 विल बी लेस देन सिग्मा 2। सिग्मा 1 सिग्मा 2 से डेफिनेटली छोटा आएगा, यानी कि यहां पे चार्ज डेंसिटी कम है, यहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब समझे क्या? आपने कभी बचपन में एक चीज पढ़ी थी, शायद 10th क्लास में भी अपनी पढ़ी थी, लाइटनिंग कंडक्टर्स। 10th में नहीं सॉरी 8th में, लाइटनिंग कंडक्टर्स। आपने देखा होगा कि जो अपने जो लाइटनिंग कंडक्टर्स बनाए जाते हैं वो थोड़े शार्प बनाए जाते हैं। जैसे मंदिर में अपने ऊपर लगा होता है ना, एक सरिया सा लगा होता है लोहे का, है ना, लोहे का सरिया सा लगा होता है ऐसा टॉप में। और आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के साइड में भी जनरली ऐसा एक लगा होता है, ये इस तरह का कंडक्टर देखा है। ये वाला लाइटनिंग कंडक्टर्स पढ़े हैं 10th क्लास में, 8th में सॉरी। जो क्या करते थे, जब बिजली गिरती है तो वो सारे चार्ज को अर्थ में फ्लो करा देते थे, है ना। बिल्डिंग को ये क्या करते थे, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते थे बेटा, बिल्डिंग को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करते थे ये, ठीक है ना। इनमें ये जो इसके एजेस होते थे ये शार्प क्यों बनाए जाते थे, ये रहा रीजन भाई। चार्ज हरदम शार्प एजेस पे रहने की कोशिश करता है। चार्ज ऑलवेज ट्राई टू रिजाइड ऑन शार्प एजेस। शार्प एजेस जहां पे होंगे वहां पे चार्ज ज्यादा होगा, और ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है इस चीज से। चार्ज ऑलवेज ट्राई टू रिजाइड ऑन शार्प एज, इस वजह से, ठीक है। तो इसीलिए इसके ये शार्प जो एजेस थे ये शार्प बनाए जाते थे। यहाँ पे ये बड़ा शार्प होता था, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही सारा का सारा चार्ज ऊपर से दौड़ के आएगा तो सारा चार्ज यहाँ अक्यूमुलेट होने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट पे आने की कोशिश करेगा। और ये कंडक्टिंग बॉडी है तो क्या होगा, सारा चार्ज तुरंत अर्थ में फ्लो कर जाएगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट बेटा ये सभी को, ठीक है। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये मैं बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टॉपिक है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 का रेशियो R2/R1 से, ये वाला, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हरदम याद रखें, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, चलो लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं हम। लिखे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the surface, just outside the surface is sigma by epsilon naught, sigma by epsilon naught। कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है उसके सरफेस के जस्ट बाहर, दूर की बात नहीं कर रहे, जस्ट बाहर बिल्कुल पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चाहे कहीं पे भी हो, यहां पे भी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पे भी होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि कंडक्टर्स के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में एफर्ट्स नहीं करने। कंडक्टर्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फॉर्मूला डील नहीं करने वाले, क्योंकि अंदर तो फील्ड 0 हो गई और बाहर फील्ड ये मिल गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट हमें पता ही है, ठीक है। तो कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है अपने लिए, ठीक है। लिख लिया था सभी ने? चलिए, ठीक है। हेडिंग डाले बेटा, कंडक्टर्स विद कैविटी, कंडक्टर्स विद कैविटीज, कंडक्टर्स विद कैविटी। कौन सा वाला बेटा? इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। हाँ जी बेटा, बिल्कुल शेप के इंडिपेंडेंट है। कंडक्टर्स की सारी प्रॉपर्टीज शेप एंड साइज के इंडिपेंडेंट है। हालांकि हो सकता है यहाँ पे सिग्मा अलग हो, यहाँ पे सिग्मा अलग हो, लेकिन ये फैक्टर होगी हर जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है ना, चाहे किसी भी शेप एंड साइज का हो, ठीक है। और अपनी किस्मत अच्छी है कि हमें उबड़ खाबड़ शेप से हम डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ अच्छे अच्छे शेप से डील करेंगे, ठीक है।
क्लियर है बेटा? चलो, कंडक्टर्स विद कैविटी, कंडक्टर्स विद कैविटी, ऐसे कंडक्टर्स जिनमें कैविटी होती है, कंडक्टर्स विद कैविटी। सर टुडे यू स्टार्टेड फ्रॉम विच टॉपिक? बेटा कंडक्टर्स एकदम नया टॉपिक है, पिछले वाले टॉपिक से कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है ना, खास लेना देना नहीं है थोड़ा बहुत लेकिन ज्यादा नहीं है, ठीक है, एकदम डिफरेंट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मान लो बेटा ये एक सॉलिड कंडक्टर है और इस सॉलिड कंडक्टर के अंदर आपने कैविटी बना दी, है ना, जैसे एक स्फीयर के अंदर से ना बिल्कुल सेंटर में से एक छोटा स्फीयर बाहर निकाल दो, कैविटी सी बना दी, ये कैविटी बना दी, ठीक है। तो अब इस कैविटी की हम प्रॉपर्टीज अगर स्टडी करें, मान लो आप ये अनचार्ज कंडक्टर था, यहां आपने रखा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। मान लो आउटर सरफेस पे जो भी अपना चार्ज है, इसको मारो गोली बाहर वाले को। मान लो ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज था, ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज था, तो सारा चार्ज इसके सरफेस पे रिजाइड करने वाला है, ठीक है। इसके वॉल्यूम में, यानी कि इस रीजन में था तो सारा ही वॉल्यूम, लेकिन इसके वॉल्यूम में से ना ये छोटा सा एरिया कट कर दिया, यानी कि यहाँ पे होलो है, कैविटी बन गई यहाँ पे, दांतों वाली कैविटी ना, जैसे अपने दांतों में कैविटी हो जाती है वैसे ही। तो इस रीजन में तो बेटा फील्ड जीरो आएगी, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि भैया इस रीजन में फील्ड हरदम क्या रहेगी? जीरो। कंडक्टर के वॉल्यूम में फील्ड जीरो रहेगी। लेकिन मैं कैविटी की बात करूं तो कैविटी में क्या होगा? कैविटी में क्या होगा? कैविटी का हम क्या कह सकते हैं? इस रीजन में कैविटी में डेफिनेटली कैविटी में भी फील्ड जीरो होने वाली है, अपने कैविटी में भी फील्ड जीरो होगी। और इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, कैविटी के अंदर फील्ड जीरो, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। शायद 8th क्लास में तुमने ये पढ़ा था कि जब बिजली चमक रही हो, बिजली गिरने वाली हो, तो हम अगर गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, हम अपनी गाड़ी के अंदर अगर बैठ जाते हैं तो हम सेफ रहते हैं। पढ़ा था कभी ये? ओके बेटा, आप मेरे को व्हाट्सएप करना बेटा इसके रिगार्डिंग में, ठीक है, बाद में बात करते हैं इसके रिगार्डिंग में। ओके बेटा, ओके ओके, कोई बात नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। शील्डिंग इफेक्ट बेटा पढ़ा था सभी ने 8th क्लास में कि जब बिजली गिरे तो गाड़ी में बैठ जाओ, यही रीजन था बेटा, क्योंकि गाड़ी की बॉडी क्या है? कंडक्टिंग, और गाड़ी के अंदर तो पूरी ही कैविटी है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम में से तो सब कुछ निकाल रखा है आपने, है ना, उसकी बॉडी तो पूरी एक कैविटी की तरह बिहेव कर रही है। और उस कैविटी के अंदर फील्ड क्या होगी? उस कैविटी के अंदर फील्ड क्या होगी? उस कैविटी के अंदर फील्ड क्या होगी? जीरो। उस कैविटी में फील्ड जीरो होगी। और इसका जो पोटेंशियल होगा, कैविटी के अंदर जो पोटेंशियल होगा, वो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा। यानी कि इस सरफेस का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल कैविटी के अंदर होगा, वही पोटेंशियल कैविटी के अंदर होगा, या इस सरफेस का जो पोटेंशियल है वही कैविटी के अंदर होगा। मतलब इसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि पोटेंशियल जीरो है, तो चार्ज तो फ्लो करेगा ही नहीं, और चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो आप इस कैविटी के अंदर बैठ जाओ आराम से दुबक के, एकदम परफेक्टली मजे से बैठे रहोगे, नहीं मरोगे, है ना। चार्ज आपके ऊपर आके नहीं गिरने वाला, ठीक है। चार्ज आएगा, चुपचाप इसकी बाउंड्रीज पे रहेगा, अंदर तो फील्ड जीरो है, अंदर तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, आप एकदम सेफ हो, आप एकदम सेफ हो इस चीज से। और तुम्हें पता है इस चीज के रिगार्डिंग बड़े डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। एक साइंटिस्ट ने भी ऐसा लाइव एक्सपेरिमेंट कर दिया था वही एक बार, है ना, बहुत हेवीली चार्ज कैविटी के अंदर वो बैठ गए थे खुद और जिंदा बाहर निकल गए थे। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीज है शील्डिंग इफेक्ट जो है ये, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जिनको भी एक्सटर्नल फील्ड से बचाना है, ठीक है ना, कुछ ऐसे मटेरियल्स वगैरह होते हैं जिनको हमें एक्सटर्नल फील्ड से बचाना है, तो उनको इस कैविटी के अंदर रख दिया जाता है, उनको इस कैविटी में रख देंगे ताकि वो शील्ड रहे।
उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े किसी भी फील्ड का। ठीक है, तो कैविटी के अंदर फील्ड जीरो होगी, पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, और कांस्टेंट रहेगा पोटेंशियल। ठीक है, और इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़े इसमें। कैविटी के अंदर अगर मैं चार्ज रख दूं, अब क्या तो खाली कैविटी थी, अब हम क्या करें, कैविटी के अंदर ना एक चार्ज रख दें। मान लो ये कैविटी थी बेटा, और इस कैविटी के अंदर आपने कोई भी एक चार्ज रख दिया, मान लो प्लस क्यू चार्ज रख दिया आपने इसमें, इस कैविटी में आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया कैविटी के बीच में, कैविटी के बीच में, तो क्या होगा, इस रीजन में तो बेटा फील्ड आज भी जीरो रहेगी। कंडक्टर की प्रॉपर्टी को तो कोई वायलेट नहीं कर सकता, कंडक्टर के वॉल्यूम में तो फील्ड जीरो रहेगा। कैविटी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, कैविटी में अब की बार फील्ड जीरो नहीं होगी, क्योंकि आपने चार्ज रख दिया, इस चार्ज की वजह से एक फील्ड जनरेट होगी, इस चार्ज की वजह से एक फील्ड जनरेट होगी, तो उस कैविटी के अंदर फील्ड जीरो नहीं होने वाली। ठीक है, पोटेंशियल भी अब की बार इसका कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जब फील्ड ही जीरो नहीं है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, फील्ड जीरो नहीं है तो पोटेंशियल भी होगा हर पॉइंट का कुछ ना कुछ, तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं होगा अब की बार। कैविटी के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम के लिए सारी चीजें वैलिड है। कंडक्टर की वॉल्यूम में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, फील्ड जीरो रहेगी इस रीजन में, इस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट, फील्ड जीरो, और सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा, लेकिन इसके लिए वैलिड नहीं होगी क्या प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमने चार्ज रख दिया। ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है बेटा, ये कंडक्टिंग बॉडी है, ये इसमें एक अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा माइनस क्यू, इसका जो अंदर वाला सरफेस है इस पे ये एक चार्ज इंड्यूस कर देगा बेटा माइनस क्यू, और बाहर वाले सरफेस पे फिर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस वजह से यहाँ पे एक फील्ड हो गई भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक फील्ड हो गई यहाँ पे। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज के लिए इतना ही अपना। अब हम प्रॉब्लम खेलेंगे, क्वेश्चन खेलेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। कैविटी वाली चीजें याद रखें भाई, कैविटी के अंदर चार्ज नहीं रखा तो फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट, अगर चार्ज रख दिया तो फील्ड नॉन जीरो, पोटेंशियल भी नॉन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, किसी को कोई समस्या, ऑब्जेक्शन, किसी को कुछ? नो सर, नो सर, नो सर। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है, चलिए। ठीक है, हेडिंग डाले बेटा, कॉन्सेंट्रिक शेल बेस्ड प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमारे लिए, कॉन्सेंट्रिक शेल बेस्ड प्रॉब्लम्स, कॉन्सेंट्रिक शेल बेस्ड प्रॉब्लम्स, कॉन्सेंट्रिक शेल पे बेस्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस करते हैं हम कुछ एक, कि कॉन्सेंट्रिक शेल्स की प्रॉब्लम्स को हम डील कैसे करेंगे। ठीक है, सवालों के थ्रू ही सीख लेंगे, कोई स्पेशल मेथड नहीं बता रहा, क्वेश्चंस करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेंट्रिक शेल की हर टाइप कवर हो जाएगी उसमें। ठीक है बेटा, सबसे पहला जो टाइप है, टाइप 1, एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं बेटा। आपको दे दिया जाए कि भैया एक शेल है, एक होलो शेल है, एक होलो शेल है, और इसके मिड पॉइंट, इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया आपने प्लस क्यू, और ये जो शेल था ना ये अनचार्ज था, ये शेल अनचार्ज था। ठीक है, क्लियर है। तो अब वो पूछेगा फाइंड फील्ड एट ए एंड बी, पोटेंशियल एट ए एंड बी, ए और बी पे फील्ड और पोटेंशियल बताएं क्या क्या होगा। ठीक है, क्योंकि
ये नॉन कंडक्टिंग शेल नहीं है, ये कंडक्टिंग शेल है, तो आंखें खोल के सवाल सोल्व किया जाए। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये कंडक्टिंग है तो ये क्या करेगा, इसके इनर सरफेस पे एक चार्ज इंड्यूस कर देगा -q, इनर सरफेस पे चार्ज -q, तो आउटर सरफेस पे बेटा +q, इंडक्शन का फिनोमेना है, क्योंकि नेट चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, यहाँ पे -q, तो आउटर सरफेस पे +q चार्ज इंड्यूस कर देगा। तो अब ना इस प्रॉब्लम को हम एक बहुत ही डिफरेंट वे में डील कर सकते हैं। मेरे पास सवाल है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक शेल है जिसपे चार्ज है -q, और एक शेल और है इसके बाहर जिसपे चार्ज है +q। रेडियस दोनों का लगभग इक्वल है, रेडियस दोनों का लगभग इक्वल। R1 is equal to R2, R1 is nearly equal to R2। हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपके पास फॉर्मूलाज अवेलेबल है भाई, आपके पास फॉर्मूलाज अवेलेबल है बिल्कुल, क्योंकि देखो ये एक होलो शेल है, इसके ऊपर चार्ज है -q, तो इसकी वजह से पोटेंशियल लिखना k3, भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास, होलो शेल के फॉर्मूला अवेलेबल है, होलो शेल के अंदर का भी पता है, बाहर का भी पता है, पोटेंशियल का भी और फील्ड का भी। ठीक है, तो अब हम पुराने वे में जाएंगे, वहां से अपने फॉर्मूला का यूज करके जिन जिन पॉइंट्स पे पूछा है उन पॉइंट्स पे हम लिख देंगे पोटेंशियल अपना। ठीक है, टाइप 1 ये इतना फ्रीक्वेंटली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं वाला टाइप। नेक्स्ट टाइप अच्छा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक शेल का टाइप 2। टाइप 2 प्रॉब्लम क्या है, एक शेल दिया आपको ये, कैविटी में अब क्या चार्ज नहीं रखा, और एक शेल दिया आपको ये। ठीक है, इस शेल का रेडियस दे दिया गया आपको r, इस शेल का रेडियस दे दिया गया आपको कुछ 2r, एक शेल का रेडियस r, एक का 2r, इस पे चार्ज मान लो था q, और इस पे चार्ज था 2q, इस पे चार्ज था 2q, इस पे था q। सवाल था फाइंड पोटेंशियल एट A एंड B। दो पॉइंट्स दिए गए आपको, एक पॉइंट इसके सरफेस पे है, एक पॉइंट आउटर शेल के सरफेस पे है, इन पे टोटल पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल, फाइंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड पॉइंट B। A और B पे नेट पोटेंशियल निकालें, क्या होगा। ठीक है जी, तो देखो तीन टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी इसमें बेसिकली कॉन्सेंट्रिक शेल की। ठीक है, उसको हटा के, जो हमने अभी डिस्कस किया था उसको हटा के, सबसे पहला ये है। ठीक है, तो ध्यान से समझे एक एक पॉइंट को बेटा, बाकी बाद में इसके शॉर्ट ट्रिक्स हम डेवलप कर देंगे। ठीक है, अगर समझ आ जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं है, नहीं आएगा तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है, फिर तो जीवन में सारी मुश्किलें ही है। ठीक है, देखो बेटा ये जो पॉइंट है ना, इस शेल के ऊपर, इस शेल के सरफेस पे है, तो थोड़ी देर के लिए ना आउटर शेल को भूल जाओ। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा कुछ तो इसकी वजह से होगा। भाई ये जो पॉइंट है ये छोटे वाले शेल के सरफेस पे है। ठीक है, एक शेल है जिसपे चार्ज है Q, उसके सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, अच्छे से पता है। ठीक है, अब दूसरा हम देखें इस पॉइंट के लिए, अब क्या छोटे वाले शेल को भूल जाओ, एक बार बड़े वाले को भूलो और एक बार छोटे वाले को। अब क्या करो, एक बड़ा शेल है और ये पॉइंट उस बड़े शेल के अंदर लाई कर रहा है, एक बड़ा शेल है जिसपे चार्ज है 2q, और ये पॉइंट A इस बड़े शेल के अंदर लाई कर रहा है। अंदर वाले शेल को भूल जाओ, उसका पोटेंशियल हम लिख चुके, हमने इसके तरीके से लिख दिया, बाहर वाले को भूल के इसका लिख दिया। अब ये पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है, तो एक शेल के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है अच्छे से, शेल के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला बहुत अच्छे से हमें पता है। कितना होगा पोटेंशियल बेटा, जितना पोटेंशियल सरफेस का होता है उतना ही उसके वॉल्यूम का पोटेंशियल होता है, तो वो लिखते हैं यहाँ पे, और दोनों पोटेंशियल्स को विद साइन जोड़ते हैं। ठीक है, ए पॉइंट का समझ आया बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। आपने ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है,
ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो देखो सबसे पहले तो ये पॉइंट इसके सरफेस पे है, पॉइंट ए छोटे वाले के सरफेस पे है, चार्ज है Q, रेडियस है R, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। एक पोटेंशियल ये आ गया इस पे, ठीक है ना, V1 लिख देते हैं इसको, V1, ठीक है। अब दूसरा क्या करो बेटा, इस छोटे स्फीयर का लिख दिया ना तो इसको निकाल के फेंक दो, अभी इसका कोई काम नहीं। अब बड़ा स्फीयर ड्रॉ करो, देखें जरा, आपको बार बार ड्रॉ नहीं करना, अब आपको पता चल जाएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। V1 था के क्यू बाय आर, ठीक है। ये एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस है 2r, जिसपे चार्ज है 2q, जिसपे चार्ज है 2q, उसके अंदर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा, जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, k इंटू 2q बाय 2r। के क्यू बाई आर ही होता है सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये भी क्या आ गया, के क्यू बाय आर। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हमें मिल गया टोटल, ए पॉइंट का कितना आ गया, V1 प्लस V2, तो 2kq बाय आर, 2kq बाय आर। ए पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया बेटा 2kq बाय आर, ठीक है। समझ आ गया सभी को ए पॉइंट का पोटेंशियल, देख लें एक बार फिर से, हजम कर लें एक बार, किसी को डाउट हो तो पूछ लें। पोटेंशियल लिखने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। किसी को कोई डाउट? जी नहीं है, कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं बेटा बी पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखने के लिए देखो, बी पॉइंट बेटा बड़े वाले शेल के सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इस पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना बड़े शेल के सरफेस पे होगा कितना आएगा। बी पे अगर हम देखें बड़े शेल की वजह से पोटेंशियल के 2q बाय 2r, के इंटू 2q बाय 2r, तो ये कितना आ गया, के क्यू बाय आर, ठीक है। तो बड़े शेल की वजह से इस पे पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय आर, लिख दे हम, V1 क्या आ गया, के क्यू बाय आर। इस पॉइंट पे इस शेल की वजह से पोटेंशियल आया के क्यू बाय आर। एक का किस्सा खत्म, बड़े शेल को निकालो, बड़े शेल को निकालो। अब देखो बेटा छोटा वाला शेल ड्रॉ करो, छोटे वाले शेल से ये पॉइंट बी छोटे वाले शेल के सरफेस के बाहर है, छोटे वाले शेल के सरफेस के बाहर है, चार्ज है Q, रेडियस है R, और ये जो डिस्टेंस है इसकी यहां से ये क्या है 2r। तो शेल थ्योरम हमने पढ़ी थी, जब आपको शेल के बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो आप इस पूरे स्फीयर को इसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह डील करें, तो सारा चार्ज इसके सेंटर पे है और ये डिस्टेंस है 2r, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला से लिखते हैं के क्यू अपॉन डिस्टेंस 2r, के क्यू अपॉन 2r, ठीक है। तो ये V2 आ गया। तो पोटेंशियल ऑफ B अगर हम लिखना चाहें, B का टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, V1 प्लस V2, तो B क्या आएगा, V1 प्लस V2 क्या आएगा, ये 3/2 PQ बाय R, 3/2 PQ बाय R। समझ आएगा जी? हाँ जी समझ आ गया सभी को? बताओ भाई जल्दी बताओ, हाँ या ना। ए और बी दोनों का पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो बार बार ना इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी, अब सीधा देखो बेटा, पॉइंट ए को आइडेंटिफाई किया, इस पे इसकी वजह से पोटेंशियल के क्यू बाई आर, इसकी वजह से पोटेंशियल भाई इसके सरफेस के पोटेंशियल के इक्वली होगा, तो के इंटू इसका चार्ज इंटू इसका रेडियस, आ गया ए का पोटेंशियल, ठीक है। बी पे निकाल रहे हो तो इसके सरफेस का पोटेंशियल प्लस इसके आउटसाइड का पोटेंशियल, खत्म कहानी, ठीक है। तो इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने, बार बार कहीं अलग अलग स्फीयर ड्रॉ करके देखोगे,
इतना टाइम नहीं होता पेपर में। टाइप 3 इसी क्वेश्चन के साथ में डील कर लेते हैं हम टाइप 3 को भी। टाइप 3 ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू ही समझ लेते हैं। अब क्या मैं क्या कहूं बेटा कि मैंने ना दोनों शेल्स को कनेक्ट कर दिया, मैंने दोनों शेल्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। हेडिंग इसमें लिख लेना, इफ टू शेल्स आर कनेक्टेड, इफ टू शेल्स आर कनेक्टेड यूजिंग, इफ टू शेल्स आर कनेक्टेड यूजिंग ए कंडक्टिंग वायर, यूजिंग ए कंडक्टिंग वायर, ठीक है। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात अपने को पता है, जब आप दो शेल्स को, किन्हीं भी दो चीजों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इनके सरफेस पे जिन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया है ये पॉइंट एक इक्विवेलेंट ही होगा क्योंकि पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल होता है ना। तो इसके सरफेस का पोटेंशियल और इसके सरफेस का पोटेंशियल दोनों इक्वल होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं। जब आप किन्हीं भी दो चीजों को, चाहे कंडक्टर्स हो चाहे कैपेसिटर्स हो, कोई भी दो चीज हो, आप दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यही फंडा यूज करेंगे भाई। अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो ए और बी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। यानी कि ये तो फाइनल सिचुएशन में होगा। इनिशियली आपने कनेक्ट किया भाई, एक पे चार्ज ज्यादा था एक पे चार्ज कम था, ठीक है, या एक पे पोटेंशियल, इसके सरफेस पे कुछ पोटेंशियल था इसके सरफेस पे कुछ पोटेंशियल था। एक निकाला अपन ने VA और एक VB, हरदम VA VB से बड़ा आएगा। अंदर वाले शेल का पोटेंशियल हरदम ऑलवेज बाहर वाले शेल से बड़ा होगा। तो VA इज ग्रेटर देन VB, ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है, ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। बेटा देखो आपने वैल्यूज निकाली, VA की वैल्यू निकाली, पोटेंशियल एट ए अभी आपने कैलकुलेट किया, पोटेंशियल एट बी आपने कैलकुलेट किया। कंडक्टिंग वायर से पहले की बात कर रहा हूं, आपने ए और बी पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया था। ए इसके सरफेस पे पोटेंशियल है, बी इसके सरफेस पे पोटेंशियल है। ए और बी सिर्फ दो पॉइंट्स के पोटेंशियल नहीं है, ए का पोटेंशियल इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल है, क्योंकि कंडक्टर्स सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल। बी का पोटेंशियल इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल है, बी की जो वैल्यू आई वो पूरे सरफेस की वैल्यू है, ठीक है। और जब भी आप दो शेल्स की बात करेंगे तो चाहे चार्ज कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी माइनस प्लस इंफिनिटी कुछ भी क्यों ना हो, अंदर वाले शेल का पोटेंशियल हरदम बाहर वाले शेल से ज्यादा आएगा। अंदर वाले शेल का पोटेंशियल हरदम बाहर वाले शेल के पोटेंशियल से ज्यादा आएगा, हरदम मैथमेटिकली प्रूवन चीज है ये, ठीक है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ए बी से ज्यादा होगा यानी कि इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो हमने पढ़ा है भाई, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो चार्ज बेटा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इधर कुछ चार्ज फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो फाइनल सिचुएशन क्या होगी, जब भी आप दो शेल्स को कनेक्ट करोगे सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक यही रास्ता होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और चार्जेस का ध्यान रखिए बेटा, कुछ चार्ज फ्लो किया, मैंने माना बेटा इसमें से कुछ चार्ज स्मॉल क्यू फ्लो कर गया, तो इसमें कुछ चार्ज स्मॉल क्यू आ जाएगा, क्योंकि यहां से निकल के इसमें गया ना, इसमें से चार्ज निकला इसमें चला गया, इसमें से क्यू निकला तो क्यू इसके पास चला गया, तो इसमें से माइनस कर दो इसमें प्लस कर दो, हमारा जो भी साइन आएगा हमें मंजूर होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमारे पास एक नई प्रॉब्लम बन गई है कि इस शेल पे चार्ज है Q माइनस Q, इस शेल पे चार्ज है 2Q प्लस Q। अब दोबारा से A और B का पोटेंशियल लिखो,
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन ले, मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि एक बार समझा दिया। ए पे पोटेंशियल बेटा एक तो इसकी वजह से, इसके सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय इसका रेडियस, प्लस दूसरा पोटेंशियल बेटा इसकी वजह से, ए के ऊपर ही इस स्फीयर की वजह से भी तो पोटेंशियल होगा ना, और कितना आएगा, के उसका चार्ज 2q प्लस क्यू डिवाइडेड बाय इसका रेडियस, बड़े वाले का ही रेडियस 2r। तो ये किसका पोटेंशियल मिल गया अपने को, VA मिल गया, ये हमें मिल गया VA, ये आ गया अपना VA, ए का पोटेंशियल मिल गया बेटा। इसी तरह मैं बी का पोटेंशियल लिख लूं, बी का पोटेंशियल लिखते हैं, बी पे बेटा इसके खुद की वजह से के 2q प्लस क्यू बाय 2r, प्लस अंदर वाले की वजह से के q माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है अंदर वाले के सेंटर से इसकी 2r। तो ये क्या आ गया अपना बी का पोटेंशियल, नए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल मिल गया भाई, और दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, तो आप दोनों को इक्वल रखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है या उड़ गया सब, इधर उधर से तो नहीं होने लग गया अभी, या अवेलेबल हो अभी, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा, बता दो भाई, जिंदा हो, आ गया सभी को, आ गया, ठीक है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ना आया तो पूछ ले बेटा। ए का पोटेंशियल लिखा, बी का पोटेंशियल लिखा, और दोनों को इक्वल रख दो, दोनों को इक्वल रख दो, और आपके पास एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा। सर वाई -2r कहां रखा है बेटा, माइनस थोड़ी ना है ये यार, कमाल करते हो, 2r है, माइनस माइनस का कोई खेल नहीं है, 2r है भाई सब। ये तो यहाँ पर पुराना लिखा हुआ था ना, वो माइनस लिख गया था। ठीक है, तो देखो बेटा, ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल दोनों को आप इक्वल रखोगे, और आपके पास एक बड़ा ही शानदार रिजल्ट आएगा यहाँ पे, कि स्मॉल क्यू की वैल्यू जो आएगी ना, वो कैपिटल क्यू के इक्वल आएगी, स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के इक्वल आएगी। इसका मतलब समझे गया, इसका मतलब समझे गया, इसका मतलब समझे गया बेटा। दोनों का पोटेंशियल इक्वल करना है, इसमें से क्यू चार्ज निकला, इसमें क्यू चार्ज चला गया, इस पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल लिखो के क्यू माइनस क्यू बाई आर, इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, दोनों की वजह से लिख दिया, तो ए का पोटेंशियल मिल गया। बी पे इसके खुद का पोटेंशियल लिख दिया, और इस शेल की वजह से भी पोटेंशियल होगा, लिख दिया, और दोनों का पोटेंशियल सेम है क्योंकि दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है, तो दोनों का पोटेंशियल रख दो भाई सेम, और एक बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा कि स्मॉल क्यू किसके इक्वल आएगा, कैपिटल क्यू के इक्वल। सिर्फ दो शेल्स के लिए बात कर रहा हूं, अगर दो शेल्स की बात की जाए ना, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर आप दो शेल्स को अर्थ कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे, तो अंदर वाली शेल का सारा चार्ज बाहर वाली शेल पे चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ दो शेल्स के लिए वैलिड है, स्ट्रिक्टली दो शेल्स के लिए वैलिड है। अगर तीन शेल्स आ गए तो आपको दोबारा इसी वे से डील करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दो शेल की प्रॉब्लम है, तो जितना चार्ज अंदर वाले पे है, जितना भी विद साइन, अगर यहाँ पे माइनस क्यू होता तो माइनस क्यू विद साइन वहां पे चला जाता। ठीक है, क्लियर है, समझ आए? ठीक है, तो एक TNT डालें और लिख लें इसमें, in a two shell system, if the two shells are connected using a conducting wire, if two cells are connected using a conducting wire, then charge on inner shell will flow
will flow on outward shell. ठीक है, whole charge on inner shell will flow towards outer shell. अंदर वाले शेल पे जितना भी चार्ज होगा सारा का सारा चार्ज बाहर वाले शेल पे आ जाएगा. ठीक है, तो अब देखो इस प्रॉब्लम को अगर हमने स्टार्टिंग से मैं देखूं कि भाई एक शेल था अपना छोटा, एक शेल था बड़ा, इस पे चार्ज था Q, इस पे चार्ज था 2Q. अगर आप दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ रेडियस, रेडियस का कोई रोल नहीं, अगर दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो इस पे चार्ज 0 और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा अपना 3Q. आउटर शेल पे चार्ज अपना 3Q. ठीक है, विद साइन लेके जाना है. ठीक है ना, उसी में ब्रैकेट में लिख लें विद साइन, विद साइन. नहीं, हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने में कई बार क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे -Q होता तो हम यहाँ पे खाली Q लेके जाते, है ना, -Q ही लेके जाते बेटा. विद साइन एरिया सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, TNT वाला पॉइंट क्या था, क्या था TNT वाला? हाँ, इन ए टू शेल सिस्टम, in a two shell system, if the two shells are connected, if the two shells are connected using a conducting wire, the whole charge of inner shell, the whole charge of inner shell will flow on outward shell, will flow on outward shell. ठीक है, टाइप 3 थी, लास्ट टाइप इसकी स्फेरिकल शेल्स की. सेम क्वेश्चन के थ्रू हम बात कर लेते हैं. Q and 2Q, Q and 2Q. ठीक है, टाइप 4 अर्थिंग ऑफ शेल्स. टाइप 4 में लिख लें अर्थिंग ऑफ शेल्स. अगर मैं शेल को अर्थ कर दूं, यानी भी किसी भी एक शेल को या किन्हीं दो को या जितने भी अवेलेबल है, अगर मैं उनको अर्थ कर दूं तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे. ठीक है, मान लो मैं अंदर वाले शेल को अर्थ, या बाहर वाले को कर देते हैं, बाहर वाले शेल को अर्थ कर दिया, बाहर वाले शेल को अर्थ कर दिया. अर्थिंग का मतलब क्या है कि इसका पोटेंशियल जो है ना, बाहर वाले शेल का पोटेंशियल इसके अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो मैं पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल को क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ. और अर्थ का पोटेंशियल तो बेटा 4522 नहीं होता, 0 होता है. अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, हमारे नंबरों की तरह है. अर्थ का पोटेंशियल अब याद रखना आसान है. अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0. तो आप क्या करो, इस शेल का पोटेंशियल आप 0 के इक्वल रख दें, आपको नए चार्जेस की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, मुद्दा क्या है, जब आपने कनेक्ट कर दिया ना, जिस शेल को आपने अर्थ किया है, मेरी बातें सुन ले ध्यान से ही. ठीक है, ये एक एक बात लिखने वाली नहीं है, ये दिमाग में घुसाने वाली चीजें हैं. ठीक है, जो हरदम रहनी चाहिए. जिस शेल को अर्थ किया है उस शेल का चार्ज भूल जाओ, उस शेल का चार्ज भूल जाओ, भूल जाओ, भूल गए. मान लो इस पे चार्ज है कुछ, अपनी तरफ से एक चार्ज ज्यूम कर लो कि इस पे चार्ज है स्मॉल q. उस 2Q को तो भूल जाओ कि इस पे 2Q नाम की कोई चीज थी, कोई चिड़िया ही थी, 2Q उड़ गई. एक चिड़िया थी 2Q और उड़ गई. इसका चार्ज मान ले हम Q, जिसको अर्थ नहीं किया उसका यूं की यूं रखते हैं. अपने पास एक ही समाधान है कि आउटर शेल का पोटेंशियल लिखो, इसके सरफेस का पोटेंशियल लिखो और उसको 0 के इक्वल कर दो, और उसको 0 के इक्वल कर दो. तो अब देखो बेटा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखो, इस बड़े शेल की वजह से KQ/2R, इसकी वजह से KQ/2R, KQ/2R ही आएगा ना इसकी वजह से. ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, KQ/2R इज इक्वल टू -KQ/2R. 2R कट गया, K से K कट गया, तो Q अपने को कितना मिल गया, -Q. यानी कि अगर आप इस सिस्टम को अर्थ कर दोगे तो आउटर प्लेट पे चार्ज कितना आ जाएगा, -Q आ जाएगा.
चार्ज को, आउटर प्लेट पे चार्ज। ठीक है, क्लियर है जी? आउटर प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू, समझ आया सभी को? अर्थिंग का देखो कंडीशंस है, अगर कनेक्ट कर रहे हो आप दोनों को कंडक्टिंग वायर से तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल रख दो। अगर आप अर्थ कर रहे हो तो जिसको अर्थ कर रहे हो उसका पोटेंशियल 0 रख दो, उसका चार्ज भूल जाओ, चार्ज मान लो कुछ भी उस पे, और उसका पोटेंशियल 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, अगर मैं बाहर वाले की बजाय अंदर वाले को अर्थ कर देता तो क्या होता? ठीक है, बाहर वाले पे चार्ज कितना था? 2q, इनिशियल सिचुएशन से चल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या मैंने क्या किया, अंदर वाली प्लेट को अर्थ कर दिया। ठीक है, एक प्रॉब्लम और हो जाएगी इसी बहाने, अंदर वाली प्लेट को मैं अर्थ कर दूं अब की बार। ठीक है, इसकी अर्थिंग कर दी, इस प्लेट को अर्थ कर दिया। ठीक है, तो क्या करो बेटा, जिस प्लेट को अर्थ किया है उसका चार्ज भूल जाओ, इसका चार्ज भूल गए। वैसे भी हम, हमारी भूलने की ताकत काफी अच्छी है, तो हम इस काम में माहिर बन सकते हैं। ठीक है, तो इस चार्ज को भूल गए बेटा, तो यहाँ पे आपने चार्ज मान लिया Q, यहाँ हमने चार्ज मान लिया कुछ Q अपनी मर्जी से, इसका चार्ज को उड़ा दो। और अब अगला काम क्या है, इनसाइड इनर शेल का पोटेंशियल किसके इक्वल रख दे? 0 के इक्वल। इनर शेल का पोटेंशियल 0, तो इस पे पोटेंशियल देखो बेटा किस किस की वजह से है, इसके खुद की वजह से KQ/R, प्लस बाहर वाले की वजह से K इंटू 2Q/2R, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो KQ/R कितना हो जाएगा? माइनस KQ/R, तो Q फिर से कितना आ गया? माइनस Q। ठीक है, यानी कि इस शेल पे चार्ज कितना आएगा? इस शेल पे चार्ज आएगा भाई माइनस Q, इस शेल पे चार्ज आ जाएगा माइनस Q। फाइनल सिचुएशन में इस पे चार्ज होगा माइनस Q। ठीक है, क्लियर है? कर सकते हैं अब आप इन प्रॉब्लम्स को भाई? हाँ जी, हाँ या ना? क्या ऐसी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं? तो लिखे फिर, हाँ भर दी, तो एक प्रॉब्लम लिखनी पड़ेगी, हाँ करते ही फंसोगे, लिखे फिर एक। बेटा देखो, शॉर्ट ट्रिक्स लिमिटेड केसेस में वैलिड होती है, लेकिन मेथड हर केस के लिए वैलिड है। फंस जाओ ना, इसलिए मेथड याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स की कुछ एक लिमिटेशंस होती है, इसलिए मैंने मेथड करवाया है, तो मेथड याद रखना जरूरी है। Q/R कहां से आएगा बेटा? R तो कट गया, दोनों तरफ R था यार, नीचे दोनों कट जाएंगे। देखो ध्यान से एक बार दोबारा लिखो अपना, फिर देखना उसको। एक प्रॉब्लम है बेटा अपने पास, एक स्फीयर है, एक और स्फीयर है, इतने से काम थोड़ी ना चलेगा, एक और स्फीयर है, 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं अपने पास, 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं। ठीक है, अंदर वाली का रेडियस है R, बाहर वाली का रेडियस है इसका 2R, और सबसे बाहर वाली का रेडियस है 3R। रेडियस दिए हुए हैं सबके R, 2R और 3R। ठीक है, और चार्जेस दिए हुए हैं +Q, -Q, 6Q, +6Q, +6Q। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल एट A, B एंड C। सबसे पहला सवाल है फाइंड पोटेंशियल, फाइंड A पार्ट है बेटा, पोटेंशियल एट A, B एंड C। A, B और C पे नेट पोटेंशियल कितना कितना होगा? तीनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल लिखें, कितना होगा? सेकंड क्वेश्चन होगा इसका, if A is earth, if A is earth, अगर मैं A को अर्थ कर दूं, फाइंड फाइनल चार्ज, फाइंड फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना क्या क्या होगा, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होगा अपना। ठीक है, क्लियर है भाई?
अब इसी में देखो ध्यान से देखो, तुम लिख लो क्वेश्चन ये, ए को अर्थ करना, फाइनल चार्ज निकालना, ठीक है, अलग अलग केसेस है सारे। अकेले बी को अर्थ करना, फाइनल चार्जेस निकालना, अकेले सी को अर्थ करना, फाइनल चार्जेस निकालना, ठीक है ना। एक बार बी को अर्थ करना, फिर यही सेम पार्ट रिपीट करना, सी को भी अर्थ करना और सेम पार्ट रिपीट करना, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट में क्या करना है, ए और बी को कनेक्ट कर दो, ए और बी को कनेक्ट कर दो, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, और फिर पोटेंशियल निकालो, सभी का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है ना, या चार्ज निकाल लो। ए और बी को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो फाइनल चार्ज निकालना क्या होगा, ठीक है। फिर बी और सी को कनेक्ट करना, ए और सी को कनेक्ट करना, और ए बी सी तीनों को कनेक्ट करना, ठीक है। लेकिन मैंने जो बात बताई थी ना कि वो सिर्फ 2 शेल्स के लिए वैलिड थी, एक पॉइंट बताया था, यहाँ पे वैलिड नहीं होगी आपकी कोई भी वो चीज। तो यहाँ पे आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने जो आपको मेथड सिखाया है ना, आप उस मेथड से स्टिक रहे, ठीक है। आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो इसमें से मान ले कुछ चार्ज निकल गया, इस पे कुछ चार्ज चला गया, मेथड फॉलो करें, अगर मेथड से भटक गए सवाल नहीं होगा, ठीक है। ये सारे पार्ट्स ट्राई करें, ए बी सी इनिशियली फर्स्ट केस में, सेकंड अगर ए को अर्थ कर दूं तो तीनों पे चार्ज निकालो क्या होगा, फाइनल चार्ज इनिशियल दिए हुए अपने को, बी को अर्थ कर दूं तो फाइनल चार्ज क्या होगा, सी को अर्थ कर दूं तो फाइनल चार्ज क्या होगा, ए और बी को कनेक्ट कर दूं तो फाइनल चार्ज क्या होगा, बी और सी को कनेक्ट कर दूं तो फाइनल चार्ज क्या होगा, ए और सी को कनेक्ट कर दूं तो फाइनल चार्ज क्या होगा, और ए बी सी तीनों को कनेक्ट कर दूं तो फाइनल चार्ज क्या होगा, ठीक है। जब तीनों को कनेक्ट करेंगे डेफिनेटली बेटा, तीनों वाले केस का मैं फिर से कल डिस्कशन करूंगा, ठीक है। अभी आप खुद से सोल्व करें, आपने बिल्कुल सही बात की बेटा, जब आप तीनों को कनेक्ट करोगे तो डेफिनेटली तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, नो डाउट। एक ही फंडा अपने पास, अर्थिंग का फंडा है कि उसका पोटेंशियल 0 रख दो, कनेक्ट कर दिया तो सबका पोटेंशियल सेम रख दो, और कोई फंडा नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल से हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, पैरेलल प्लेट सिस्टम एंड कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, टेक केयर।